ग्लोबल करेंसी को इंट्रोड्यूस करें। अब जो ब्रिक्स है, एक मिनट रुकिएगा। जी, आवाज आ रही है आप सबको? ओके। अच्छा, जो ब्रिक्स है बेसिकली वो एक ज्वाइंट करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम डॉलर के पैरेलल करेंसी लेके आए। अब इसमें क्या इसकी इम्पेडिमेंट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो हम ब्रिक्स वाले लेक्चर में देख लेंगे। लेकिन देर आर क्वेश्चंस कि जी डॉलर को डीथ्रोन करने की बातें ही करना, सिर्फ बात ही करना, इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन मार्क टू यूएस हेजेमनी। ठीक है। ब्राजील, चाइना, दे आर ट्रेडिंग in their national currencies. India is purchasing Russian oil in UAE dirham and rubles, जो रशिया की करेंसी है। ASEAN countries, they have decided to reduce their reliance on dollar. India and Malaysia were starting to settle their trade in Indian rupee. UAE, India deal to have trade in Indian rupees. So these are the trading deals between some emerging countries, some good economies in the world. तो ये चीजें इटसेल्फ शो कर रही हैं कि यूएस की जो हेजिमनी है दैट इज इन क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, काइंडली जिसने क्वेश्चन करना है वो आप टेक्स्ट तरफ करें। क्वेश्चन, टेक्स्ट हियर फॉर क्वेश्चंस वाला जो नेम है होस्ट का, उसके ऊपर क्वेश्चन करें, क्योंकि जो जिसके ऊपर से वीडियो चल रही है वहां पे आप क्वेश्चन सेंड करते हैं तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। इसके बाद चाइना ट्रेड एक्सपेंशन। चाइना इज बेसिकली ट्राइंग टू डिथ्रोन यूएस एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसमें चाइना की रशिया के साथ जो ट्रेडिंग डील है। Beijing top 20 trading partners saw growth of 10% or more in their imports from China. Australian and Indian imports of Chinese goods increased by around 20% in the previous year. China trade with Russia is substantial, with 188 billion worth of goods exchange, making China Russia's top trading partner. यानी चाइना एक क्वेश्चन कर रहा है कि भाई मैं डॉलर को हटा के मैं अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करूं। ठीक है। तो ये चीज भी एक डॉलर को डिथ्रोन करती है। इसके अलावा जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं उसकी वजह से भी जो रिलायंस है डॉलर के ऊपर वो खत्म हो रहा है। वो कौन से रिलायंस जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक सिस्टम आ रहा है और यूएस को एक उसकी हेजिमनी पे क्वेश्चन है। वो है कि भाई जब भी कोई मसला होता है, जो भी यूएस के अगेंस्ट आता है, उसके ऊपर यूएस सैंक्शन लगा देता है। और सैंक्शंस वर्क तब करती हैं जब वो कंट्री यूएस के ऊपर किसी ना किसी तरह डिपेंडेंट हो। और जो मेजर डिपेंडेंसी है वो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी कैसे है? बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर। अब हर कंट्री के पास गोल्ड तो नहीं है कि गोल्ड के अंदर जाके वो ट्रेड करे जिस तरह पहले सिस्टम होता था। अब तो सिस्टम चलता है डॉलर। डॉलर होगा तो बाकी कंट्रीज आपके साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है। तो ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा एक मसला क्रिएट कर रही है आफ्टर, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस। कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेड किया, उसका जो 700+ बिलियन डॉलर थे उसको उसने क्या कर दिया, सील कर दिया। आई एम नॉट श्योर कितने बिलियन डॉलर थे रशिया के यूरोपियन बैंक्स में, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया। अब रशिया अपनी पैसे नहीं यूज कर रहा। दैट इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है। तो ये चीज आप अगर आप देखें, 600 to 700 बिलियन डॉलर थे जितने भी थे, तो ये चीज देखें तो ये बेसिकली ग्लोबल रिस्क है कि यार हम डॉलर को यूज करेंगे तो ये हम पे जो है ना, जो कंट्रीज यूएस के अगेंस्ट आएंगे तो उनके ऊपर ये इशू बन जाएगा। यूएस डिसीजन टू फ्रीज रशियन करेंसी, मैंने एग्जांपल दे दी। युआन रिप्लेसेस यूएस डॉलर एज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन रशिया, सिग्नलिंग a shift in trade dynamics. सऊदी अरेबिया मेजर ऑयल एक्सपोर्टर, इसने कहा कि जी मैं जो है ना अब पेट्रो डॉलर के अंदर डील नहीं करूंगा। पेट्रो डॉलर का मतलब है कि पेट्रोल दो और डॉलर लो। यानी सऊदीया क्या करता था, पेट्रोल लेता था और उसकी मद में डॉलर ले लेता था। अब जैसे बिटकॉइन है, इसको आपके एग्जांपल देता हूँ। बिटकॉइन ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। अब एट दैट टाइम जब पेट्रो डॉलर था, ये एग्रीमेंट हुआ 1973 में, तो ऑयल की बड़ी डिमांड। तब सऊदिया ने एग्री किया कि हाँ ठीक है, हम आपसे जो है वो डॉलर ले लेंगे और आपको ऑयल दे देंगे। यानी जब ऑयल की ट्रेड में डॉलर होना शुरू हो गया इटसेल्फ, यानी एक खाली पेज, एक कागज का टुकड़ा जिसके पीछे कोई वो गोल्ड नहीं है,
उसको सऊदीया ने या जो ओपेक कंट्रीज थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हम ऑयल के बदले ये चीज, ये कागज का टुकड़ा आपसे लेंगे। तो अब देखें डॉलर की कितनी वैल्यू बढ़ गई होगी। लेकिन अब सऊदी अरेबिया डिसाइडेड कि नहीं भाई, अब डॉलर में नहीं लेंगे, हम ये एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं। यस, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है तो वो चल सकती है, लेकिन जो एग्रीमेंट था कि सिर्फ हम डॉलर में ही लेंगे आपका ऑयल, तो वो खत्म हो जाएगा। मे बी वो किसी और करेंसी में लेना शुरू कर दें, या मे बी वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड जो है वो यूएस के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जो उसका एक फैक्टर था पेट्रो डॉलर वाला, वो खत्म हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम में देखें तो देर इज अ थ्रेट टू एस्टैब्लिश ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर राइज कर रहा है। जिसमें अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, पहले मैंने पॉलिटिक्स में भी एक्सप्लेन किया, इसको इकोनॉमिक्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक टूथलेस बॉडी बना दिया गया है 5 साल से, उसकी मेंबरशिप ही नहीं कंप्लीट हो रही। तो यूएस इज कंटिन्यूइंग टू ब्लॉक इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से क्या हो रहा है कि कंट्रीज जो है वो अब देखेंगे कि हमें एक सेपरेट इकोनॉमिक सिस्टम ऑर्डर बनाने की जरूरत है जिसमें यूएस की रिलायंस कम से कम हो। यूरोपियन यूनियन, जिसको कभी लेजेंड कंसीडर किया जाता था फ्री ट्रेड का, और ऐसे कंट्रीज जो एक दूसरे के दुश्मन थे, फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया शुरू में। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, ये स्टील कम्युनिटी से एस्टैब्लिश हुआ था। आज वो सैंक्शंस की बात कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चाइना की। तो ये चीजें जो हैं वो ग्लोबली इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि लिबरल ऑर्डर है, जो कि फ्री ट्रेड का जो है उसको सपोर्ट करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक करंट ऑर्डर क्या है? ग्लोबल करंट ऑर्डर के फेसिक्स क्या हैं? कि फ्री ट्रेड होगा, ओपन बॉर्डर्स होंगे, जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट है तो उसको रिजोल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है। यूरोपियन यूनियन वॉज ए चैंपियन ऑफ फ्री ट्रेड, जिस तरह वो बात करता है, बट यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ करंटली इज टर्निंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड। So that is the question mark to current global economic order, and in itself is a question mark to US hegemony. उसके बाद अगर हम बात करें कि स्लोइंग एंड स्लम्पिंग क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, यानी दैट इज अ डी ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक पिलर था और अभी भी समझा जाता है वर्ल्ड ऑर्डर का। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर खाली सिक्योरिटी नहीं आती, पॉलिटिक्स नहीं आती, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपकी इकोनॉमी भी आती है। तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड ऑर्डर। तो ग्लोबलाइजेशन एक पिलर है आपके करंट इकोनॉमिक ऑर्डर का, ऑर्डर सिस्टम का। लेकिन अब जो ग्लोबलाइजेशन के फेसेट्स हैं, जो उसकी एक एक वैल्यू थी, सिग्निफिकेंस थी, वो कम होती जा रही है। कैसे? बैरियर्स टू चाइना। भाई जब आप, आपके हाथ में ग्लोबलाइजेशन चल रही थी तब ठीक थी, लेकिन जब आपको इससे नुकसान होना शुरू हो गया, आपने देखा यार ये तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खत्म कर देगा। जर्मनी कहता है कि मेरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सॉरी जो मेरी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, BMW और कौन कौन सी हैं बड़ी उसकी कंपनीज हैं मशहूर, आपको पता होगा जो इसमें ऑटोमोबाइल्स के फैंस हैं। तो इस तरह की जो मेन फेमस कंपनीज है वो सारी जर्मनी की हैं। लेकिन अगर चाइना उस पर ओपन अप करता है, मर्सिडीज है, ठीक है, इसके अलावा वो है यार एक वोक्स वोक्स वैगन है, एक बड़ी मुझे मजे की लगती है, रेंज रोवर, वो उसकी है, जर्मनी की, पता नहीं किसकी है। हम तो ले नहीं सकते, बातें कर सकते हैं, वो बातें करनी अच्छी होती हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जी चाइना, अब जो उसकी कंपनी है बाइट, इट्स मेकिंग स्टेट ऑफ द आर्ट, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, उसका जो मॉडल है, वो बहुत बेहतरीन कार्स बना रहा है। अगर यही फ्री ट्रेड हो और वही जो ऑटोमोबाइल्स हैं चाइना की वो जर्मनी की मार्केट में एंटर होते हैं, तो जर्मनी की ऑटोमोबाइल तो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे चाइना के लिए बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, यूएस में बैरियर्स लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, कि चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई तो टेस्ला तो खत्म है। सस्ती दे रहा है, मयारी चीज दे रहा है, ठीक है, और उसको जो है वो प्रोडक्टिविटी भी उसकी बेहतर है, तो टेस्ला कौन लेगा? बात होती है सस्ती चीज की और मयारी चीज, तो वो चाइना दे रहा है। तो इस वजह से बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। और आपको याद हो, पहले यही तो कंट्रीज थे जो कहते थे नहीं बैरियर्स ना लगाएं, बैरियर्स ओपन करें, फ्री ट्रेड करें। क्यों? तब उनका पर्पस होता था हम एक्सप्लॉइट कर सकें, क्योंकि बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो हमसे compete नहीं कर सकती, हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। तो उन्होंने बैरियर्स ओपन करवा दिया सबसे। अब बैरियर्स लगाने की दोबारा बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज उनको थ्रेट करने की कोशिश कर रही हैं।
तो ये चीज बेसिकली यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ रही है, एंड दैट इज बेसिकली थ्रेटनिंग यूएस हेजेमनी। ठीक है, अंडरस्टैंड? यहां तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद फ्रॉम शेयर टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप टू एआई हेजेमनी, ये भी आपके न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर बात चल रही है कि जी पहले अगर हम फ्री ट्रेड की बात करते थे तो फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी भी था। अब हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करी जा रहे हैं कि यार अगर मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई ब्रेक थ्रू किया तो वो चाइना के पास ना जाए, या वो मेरे अगेंस्ट कंट्रीज के पास ना जाए, वो फ्रेंड वाले कंट्रीज में जाए। उसको कहते हैं फ्रेंड शोरिंग, कि भाई यूएस कहता है हाँ आप रॉ मटेरियल उस कंट्री से लें जो कि यूएस के इंटरेस्ट के अलाइन करती हैं, जैसे नीदरलैंड है, जापान है, ताइवान है, लेकिन चाइना से ना लें। अगर आप चाइना से लेंगे तो उस कंपनी को यूएस सब्सिडीज नहीं देगा। उसने सब्सिडी के लिए वो एक चिप एक्ट लेके आया है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा होगा। तो वो तो सिर्फ उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो यूएस के अलाइंड कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं। तो दैट इज बेसिकली अ थ्रेट टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, अब आईएमएफ को भी बार्गेनिंग टूल बना दिया गया। तो ये भी आपके सामने मैंने एग्जांपल पीछे एक्सप्लेन कर दिया, यही यही यहाँ पे है। अब सिक्योरिटी रिलेटेड फैक्टर्स की बात कर लें तो सिक्योरिटी रिलेटेड फैक्टर्स में अगर हम एक डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, ग्लोबली रीजन्स की बात करें, तो मिडल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहां पे यूएस हमेशा से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब बाकी कंट्रीज उसके अंदर आना शुरू हो गए हैं। चाइना ने रिसेंटली ब्रोकर की पीस डील बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज अ बिग थिंग। इट हैज बेसिकली ब्रोट टू opposing आइडियोलॉजीज टुगेदर इन मिडल ईस्ट। तो ये चीज जो है वो यूएस के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यार सिक्योरिटी भी मेरे से चाइना ले लेगा तो मेरी हेजेमनी कहाँ जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जो कि यूएस के रोल को सिक्योरिटी डायनामिक्स में काउंटर कर रही हैं। अच्छा, मैंने वो नहीं लिखा जो चाइना का मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट चल रही है, वो यूएस वर्सेस चाइना वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। फैक्शंस ऑफ बिल्कुल फलस्तीन को भी किया था जिसमें हमास और अल फतेह उसको भी करीब लेके आया और उनके दरमियान भी एग्रीमेंट करवाया चाइना ने। तो ये यूएस नहीं कर सका। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इन सब के लिए। फिर रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। अब क्लाइमेट चेंज आप कहेंगे कि सर ये सिक्योरिटी में कहाँ से आ गया? तो दैट इज बेसिकली द मेजर थिंग जो कि क्लाइमेट चेंज में आजकल चल रही है, वो है सिक्योरिटी डोमेन। कि अब आप देखें ऑयल एंड गैस, हम बात कर रहे हैं फेज आउट। अब ऑयल एंड गैस, इसकी वजह से क्या आता था? जियो पॉलिटिकल क्लाउड, यानी जिसके पास ऑयल एंड गैस है वो तो कम उस कंट्री की मौजें ही मौजें। यानी मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस। उनके पास कोई और चीज तो नहीं थी। अब ये फेज आउट की बात कर रहे हैं और हम चले जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे। तो क्लाइमेट चेंज में ऐसे बैठे बैठे तो नहीं टेक्नोलॉजी बन रही। अब जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो लिथियम बैटरीज के बारे में बात चल रही है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात चल रही है, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात चल रही है, सोलर पैनल्स के बारे में बात चल रही है। अब कंट्रीज चाहते हैं कि ये चीज हमारे पास रहे, क्योंकि दिस विल बी द नेक्स्ट गोल्ड। अगर कंट्रीज इसको कंट्रोल करेंगी तो वो सिक्योरिटी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगी, वो बाकी कंट्रीज पे रिलायंस उनकी कम होगी, डिपेंडेंस कम होगी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो हम देखते हैं कि फैक्शंस क्रिएट हो रही हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, और उसमें पोल्स बनते जा रहे हैं। कुछ चाइना को सपोर्ट करेंगे, कुछ यूएस को सपोर्ट करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो सिक्योरिटी रिलेटेड फैक्टर। इसके अलावा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की थोड़ी, बाकी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लेक्चर में करेंगे। तो ये वो चीजें हैं गाइस जो कि यूएस के सिक्योरिटी को थ्रेट करती हैं। और ये आगे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बताया कि भाई यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए चाइना पे कि नहीं आप जो है ना वो उसकी जो कंपनीज हैं, हम आपको, यूएस ने कहा कि अपनी कंपनीज को हम आपको सब्सिडीज देंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग वापस लेके आओ। तो ये क्यों चल रही हैं बातें? ये इस वजह से चल रही हैं क्योंकि आगे फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, कंट्रोल ओवर ग्रीन टेक्नोलॉजी विल डिसाइड हु विल रूल इन द फ्यूचर। तो यूएस हैज ऑलरेडी असेस दिस थिंग कि भाई मेरी तो हेजेमनी खत्म हो जाएगी अगर मैंने
इन टेक्नोलॉजीज पे काम ना किया, तो उस वजह से उसने यहाँ पे जो है वो सैंक्शंस लगाई हैं चाइना पे, और उस पर कंट्रोल करने की बातें चल रही हैं। अच्छा जी, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं? जिसको क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर लीजिएगा एंड पे। अब ये तो हमने बता दिए फैक्टर्स। अब हम आगे चलते हैं, करंट सिनेरियो क्या है। अब मैंने आपको इतना ग्रीन सिनेरियो बताया, आपने कहा आप तो वर्ल्ड ऑर्डर, तो हम तो नए वर्ल्ड ऑर्डर में आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी अगर हम बात करें तो यूएस इज स्टिल द लीडर, डॉलर इज स्टिल देयर, ग्लोबलाइजेशन अभी भी पीक पे जा रही है। हुथीज ने अटैक किया रेड सी के अंदर, बट उसका जो इम्पैक्ट है ऑयल एंड गैस की प्राइसेस पे नहीं आया। तो वर्ल्ड इज स्टिल डूइंग द सेम थिंग एज इट वाज 22 years बैक, बट द चेंज इज नाउ इमिनेंट। ठीक है, जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए हैं, दे आर नाउ करंट फैक्टर्स जो कि फ्यूचर के अंदर एक चेंज लेके आएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो गया, आपने कहना नहीं, इट्स स्टिल यूनिलेटरल, और इट इज एट द अर्ली स्टेज ऑफ मल्टीलेटरल या मल्टीपोलैरिटी। It is at the early stage of multipolarity or at the ending stage of unipolarity. This is the period of transition in which multiple things are happening, and the coming decade will decide कि क्या होता है। मेजर वॉर्स होती हैं, बाई पोल्स बनते हैं, एनार्की आती है, केओस आता है, क्या कुछ आता है। अभी तो दो वॉर चल रही हैं, गजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या पता आगे जाके यूएस चाइना ताइवान के ऊपर लड़ने लग जाए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लड़ने लग जाए, अफ्रीकन कंट्रीज आपस में लड़ने लग जाए। ठीक है, ग्रेट रिनाइंस डैम की वजह से इंडिया पाकिस्तान के अंदर लड़ाई शुरू हो जाए, चाइना इंडिया के अंदर लड़ाई शुरू हो जाए। तो नो वन नोस कि व्हाट विल हैपन, बट वी कैन से कि जो करंट ऑर्डर था, विच इन माय पॉइंट ऑफ व्यू is little bit stable, has provided multiple things to the developing countries, is in limbo, is in transition, and multipolarity is emerging. ठीक है जी। अब इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अब पाकिस्तान इतना मैटर नहीं करता ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, यानी पाकिस्तान यूएस के लिए इतना मैटर नहीं करेगा कि पाकिस्तान से पूछ के वो चीजें बनाए जिस तरह इंडिया मैटर करता है। ना ही पाकिस्तान मैटर करेगा चाइना के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो इंटरनेशनल हैपनिंग्स हैं, जो चीजें चल रही हैं, वो बिल्कुल मैटर करेंगे। तो अगर हम इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में देखें, पाकिस्तान कहाँ पे पोजीशन करता है, यू शुड नो द मैप ऑफ पाकिस्तान, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। नाउ पाकिस्तान, जैसे मैंने कल पाक अफेयर्स में जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक्सप्लेन की थी, आज वही चीजों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं पाकिस्तान की पोजीशन को यहाँ पे, कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ठीक है, एट द वेरी ओपनिंग ऑफ अरेबियन सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे। पाकिस्तान के साथ जो कंट्रीज हैं, ये वाले कंट्रीज रिसोर्स रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, ये भी रिसोर्स रिच कंट्री है। पाकिस्तान जो शिपिंग लेन्स हैं, मेन ट्रेडिंग लेन्स, उसके ऊपर पाया जाता है। पाकिस्तान के साथ जो है वो इमर्जिंग चाइना है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। पाकिस्तान के साथ जो है वो अगेन टॉप 5 इकोनॉमीज में से बड़ी इकोनॉमी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर नहीं है, फ्यूचर में बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है, विच इज स्टिल अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इसके अंदर भी मसले हो सकते हैं सिक्योरिटी के, टेररिज्म से रिलेटेड। तो दोबारा पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है इंटरनेशनल वर्ल्ड को। तो इस वजह से पाकिस्तान दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान के लिए दुनिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी जगह पे है। अगर हम बात करें कि क्या मसले हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखें अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान क्या आ सकती हैं, कि मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड एंड एन अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी डिमांड। एनर्जी सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सक कैसे? मल्टीपोलैरिटी है, पाकिस्तान जैसे बाकी कंट्रीज जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही हैं, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करती हैं, तो पाकिस्तान कैन गो फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी एंड कैन लिंक इट सेल्फ विद रशिया एंड अदर कंट्रीज, स्पेशली चाइना। लेकिन उसके चैलेंजेस भी होंगे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी लाई कर सकती है। फिर मूविंग टूवर्ड्स मोर डाइवर्स एनर्जी मिक्स, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबली क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी पॉलिटिक्स चल रही है। तो पाकिस्तान अपनी प्रोफाइल को इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकता है और वहां से गेन कर सकता है सम डॉलर्स। यूएस के साथ रिलेशन में क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एंड पाकिस्तान कैन गेट
something exciting investment in its renewable sector, economic partnership and attracting foreign direct investment in multipolar world. तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज फाइट करती हैं फॉर देयर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस के लिए वो कैसे फाइट करेंगी? वो इन्वेस्ट करेंगी बाकी कंट्रीज पे, अपना सिस्टम नेटवर्क बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। और इसमें पाकिस्तान चाइना से भी इन्वेस्टमेंट ले सकता है। यूएस को कहेगा हाँ हाँ अभी इन्वेस्टमेंट करो, मैं अवेलेबल हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करो, सोचेंगे आपके साथ मिलते हैं या नहीं। सो इट इज सिंपली अ थॉट, एन आइडियल थॉट। अच्छा, इसमें देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया पाकिस्तान डिटेंटे, जिसमें चाइना एंड रशिया कैन एक्टिवली ब्रोकर अ पीस डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर ये करते हैं तो इंटरनेशनली दैट कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट, कि भाई जो चीज यूएस नहीं कर सका वो इंडिया सॉरी वो चाइना और रशिया ने कर दी। बट इसमें भी आपको चैलेंजेस नजर आएंगे, लेकिन अभी हम एक साइड देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, चैलेंजेस बाद में देखते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान एग्जिस्ट करती है कि जी चाइना की तरफ से अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट होती है, स्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट उसकी स्टेबल होती है, तो मे बी हमारे ऊपर से जो उनका डिपेंडेंसी है रेफ्यूजी की या सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात में कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रशिया एंड चाइना, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा हेल्प कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये ज्यादा चीजें मैंने आपको आइडियल पर्सपेक्टिव में बताई, ये होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके होने के लिए पाकिस्तान को काफी काम करने की जरूरत है, और वो पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम बात करेंगे थ्रेट्स क्या हैं। थ्रेट्स, बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं। सबसे पहले थ्रेट है कि जी वी आर इन बिटवीन द वी आर इन बिटवीन द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। यूएस ओपोजिशन है सीपैक की, कि जी आप ट्रांसपेरेंट नहीं है आपके सीपैक प्रोजेक्ट, आप चाइना से जरा संभाल के रहें। ये ना हो आपको चाइना जो है वो आपके डेट सस्टेनेबल डेट बर्टन आपके ऊपर डालता जाए और आपका डेट जो है वो सस्टेनेबल ना हो। आईएमएफ को यूज किया जा रहा है एज कोर्शिप टूल, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। उसके बाद अगर हम देखें तो चाइना डिग्रेडिंग टाइज आफ्टर रिसेंट मिलिटेंट अटैक्स ऑन चाइना। अब चाइना के लिए भी चीजें कॉन्फ्यूजिंग होती जा रही है कि यार पाकिस्तान चाहता क्या है, किसकी तरफ जाना चाहता है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ की भी बातें मान के चाइना के सीपैक प्रोजेक्ट को स्लो डाउन कर लेता है। सो दिस इज अ थ्रेट, ब्लॉक पॉलिटिक्स, दैट इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इसका सोल्यूशन, अच्छा मैंने सोल्यूशन सारे साथ साथ लिख दिए इसके लिए। इसका सोल्यूशन है कि यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी, कि यूएस के साथ हम कहेंगे भाई देखें हम अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में। और चाइना के साथ हम कहेंगे हाँ हम आपसे सिक्योरिटी में भी पार्टनरशिप करेंगे, और इसके अलावा इकोनॉमी में हमारी आपके साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी है। तो इसके लिए आपको एक्टिव फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है, ठीक है। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही शुड बी लाइक डाइवर्स, ही शुड बी एक्टिव जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया ने ईरान के साथ भी मामला बेहतर कर लिए हैं, रशिया के साथ भी कर लिए हैं, और यूएस को वो भी खुश रखता है, चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है। उसके हमसे ज्यादा मसले हैं चाइना के साथ, लेकिन चाइना के साथ वो बेहतरीन ट्रेड कर रहा है। रशिया उसका जो है वो एक पार्टनर है। और चाइना लाइक यूएस के होते हुए भी, क्लोज होते हुए भी, यूएस ने ईरान को इंडिया को अलाउ किया हुआ है कि भाई तुम ठीक है रशिया से कर रहे हो, तो उसने अपनी आइज क्लोज की हुई है। लेकिन पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट क्या कर दिए, यूएस ने कहा नहीं आप नहीं कर सकते। सो दैट इज बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की इकोनॉमी बेहतर है, यूएस ये नहीं चाहेगा कि इंडिया को मैं जो है वो रशिया के ब्लॉक में छोड़ दूं या चाइना के ब्लॉक में छोड़ दूं। वो उसको अपनी तरफ परस्यू करने की कोशिश करेगा, उसके साथ डील्स करेगा, क्योंकि यूएस को भी इंडिया की मार्केट चाहिए। बड़ी मार्केट है उसकी, पॉपुलेशन है, परचेजिंग पावर पैरिटी है उसकी, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बैगिंग बाउल लेके हर किसी के पास आ रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर फिर वो डिक्टेशन अपनी मनवाएंगे, बजाय इसके कि पाकिस्तान कहें मुझे इससे भी करने दें उससे भी करने दें। वो कहेंगे नहीं, आपको पैसे चाहिए तो ये करें, नहीं चाहिए तो ना सही, आपकी मर्जी। हम कहते हैं ठीक है हमें पैसे चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, अपने अमाल हमने ठीक नहीं करने। कल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस में कौन से अमाल है वो हमने ठीक नहीं करने, तो इस वजह से हमारे ऊपर जो है ये इम्पैक्ट इसके है। अब यहाँ पे इंडिया यूएस नेक्सस का इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पे, ठीक है। इंडिया यूएस नेक्सस, अब ये भी एक ग्लोबल पावर डायनेमिक्स की वजह से इंडिया और यूएस आपस में क्लोज आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा पाकिस्तान के ऊपर? यूएस व्यू सीपैक एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, और उसकी वजह से वो चाइना को डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, सीपैक के अगेंस्ट जाएगा।
अब यूएस ने डेजिग्नेट किया इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, हैज बेस्टोड इंडिया विद द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट टू बिल्ड मिलिट्री पावर। यानी जो भी उसने इंडिया को प्रोवाइड करा है टेक्नोलॉजी, वो प्रोवाइड कर रहा है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंडिया यूज कर रहा है उसको पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि जी नेक्स्ट इसमें वॉर होगी तो इंडिया विल हैव एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, क्योंकि उसको यूएस की तरफ से एक आर्मामेंट, एक टेक्नोलॉजी मिली होगी। थ्री, पाकिस्तान इज अंडरगोइंग टेक्नोलॉजिकल डिनाइल। यानी पाकिस्तान को वो चीजें नहीं मिलता। अब सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल की आप इसमें एग्जांपल डाल लें, इंडिया जो मर्जी बनाता रहे, पाकिस्तान नहीं करेगा। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया यूएस नेक्सस ऑन पाकिस्तान। ठीक है, कि इंडिया डिक्टेट कराएगा यूएस को कि पाकिस्तान के ऊपर ये करें। कश्मीर विल नॉट बी गो इनटू लाइमलाइट अगेन। ठीक है, और पाकिस्तान के ऊपर अभी सैंक्शंस के ऊपर में बात होगी, या अगर पाकिस्तान ईरान से पाइपलाइन के बारे में बात करे तो उसके ऊपर सैंक्शंस का थ्रेट दिया जाएगा। इसके अलावा इंडो यूएस अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज यूएस प्रेशर इन पाकिस्तान। ठीक है, अब जैसे एफएटीएफ की 3-4 साल पहले बात चल रही थी कि जी एफएटीएफ को के अंदर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया गया था। नहीं, ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया था, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब उसमें इंडिया ने बड़ा प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर, यूएस के ऊपर कि जी पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग करता है, पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। तो अब यूएस और इंडिया आपस में बड़े क्लोज हैं इस मामले में। तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करने में इंडिया का रोल जो है वो फर्दर इंक्रीज होता रहेगा। सो दैट इज बेसिकली अ थ्रेट टू पाकिस्तान इन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, अब इंडिया जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है कश्मीर के अंदर, और इल्जाम लगा देता है पाकिस्तान में, टेररिस्ट को खुद सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है, और अपना मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर डालता है। और यूएस, बिकॉज यूएस इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया, इस वजह से इंडिया की वो सपोर्ट में आ जाता है, और पाकिस्तान के जो जो भी पर्सपेक्टिव है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो दैट इज अ चैलेंज, फॉरेन पॉलिसी चैलेंज टू पाकिस्तान। अब हम इसको काउंटर कैसे करें इस प्रेशर को? हमने सबसे पहले स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी रखनी है बाय ज्वाइनिंग ग्लोबल साउथ। पाकिस्तान शुड फॉर्मुलेट अ लुक ईस्ट पॉलिसी टू इंटीग्रेट इकोनॉमी। यानी हम अगर इस चीज को खत्म करना चाहते हैं तो हम फर्दर आइसोलेशन से निकल के इंटीग्रेशन की तरफ जाएं, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करें और अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। सिक्योरिटी डोमेन में पाकिस्तान शुड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स मैरीटाइम एंगेजमेंट विद अदर जो ओशियानिक कंट्रीज हैं, लिटोरल कंट्रीज हैं, ताकि पाकिस्तान आइसोलेट ना हो इंडिया और यूएस नेक्सस की वजह से। जो इसमें बाकी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, उसके साथ अपने जो मिलिट्री के ताल्लुकात हैं इन इंडियन ओशन उसको बेहतर करे, ताकि एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस पाकिस्तान अलोन ना हो, आइसोलेटेड ना हो, बाकी कंट्रीज हों जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन विद अदर इकोनॉमीज, यानी पाकिस्तान सी पैक को सिर्फ चाइना की नजर से ना देखे, अदर इकोनॉमीज को इसके अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश करे। इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ताकि अपनी जो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सके और बैगिंग बाउल हमारे हाथ से खत्म हो। ठीक है, ज्वाइनिंग मल्टीलेटरल। अब इस तरह एससीओ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, हम डिस्कस करेंगे बाद में। ब्रिक्स को ज्वाइन करने में पाकिस्तान बड़ा एक्टिव है, कि अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो मे बी जो है वो हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ एक पार्टनर बने, एक प्लेयर बनने के तौर पे सामने है, और यूएस हमारी जो है वो रिकग्निशन करें, या यूएस का प्रेशर हम बाकी तरफ डाइवर्ट कर सकें। तो ये है, इस तरह हम इसका यूएस का प्रेशर कम कर सकते हैं इस रीजन में, इस पॉलिटिक्स में। उसके बाद मिडिल ईस्ट के चैलेंजेस हैं काफी ज्यादा ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की वजह से। कौन से ज्यादा चैलेंजेस हैं? कि अगर ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, आप देख रहे हैं कि यूएस का जो रोल है मिडिल ईस्ट में वो सिर्फ अब एक तरफा होता जा रहा है इसराइल की तरफ, और जो मुस्लिम कंट्रीज है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है, और मुस्लिम कंट्रीज भी यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू प्रोटेक्ट देयर मुस्लिम ब्रदर्स। तो उसकी वजह से ईरान और जो यूएस है उसकी हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ सकता है अगर ये फर्दर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये फर्दर एक्सपैंड करता है। तो ईरान के ऊपर जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगी तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ सकता है एज द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी वॉरफेयर, एट द फॉर्म ऑफ सेक्टेरियन वॉरफेयर,
और प्रेशर इंटरनली पाकिस्तान पे पड़ सकता है कि पाकिस्तान ईरान को ज्वाइन करो, प्रोटेक्ट करें मुस्लिम ब्रदरहुड को. सो दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच कैन लाइक हैम्पर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. इकोनॉमिक क्रंच ऑफ रूट ब्लॉक्स. अगर हम बात करते हैं, मैंने पाकिस्तान की लोकेशन आपको दिखाई, राइट एट द कस्प ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस. हम स्टेट ऑफ हॉर्मस से ही अपना ऑयल एंड गैस मोस्टली इंपोर्ट करते हैं. तो अगर कोई डिस्ट्रप्शन होती है फ्यूचर में इस तरह की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा वो जो है वो एक तरह से क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. तो कैसे हम करेंगे? हम कोशिश करें आईपी पाइपलाइन गैस को पूरा करने की, लेकिन इसको पूरा करने के लिए दोबारा हमें प्रेशर आएगा यूएस का. तो उसके साथ यूएस के साथ हम कोई नेगोशिएशन कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में कि गिव एंड टेक, कि अगर आप आईपी हमें पाइपलाइन बनाने दें तो मे बी हम जो है वो आपको अपने जो बेसिस हैं मिलिट्री बेसिस वो यूज करने दें ताकि आप अफगानिस्तान पे नजर रख सके. लाइक समथिंग शुड बी गिवन इन ऑर्डर टू टेक समथिंग फ्रॉम यूएसए. या जो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेक्रीफाइस करें ऑन इसराइल, विच वी आर ऑलरेडी डूइंग. तो ये चीज जो है हम कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. मिडल ईस्ट के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने टाइज को इम्प्रूव करें, बेहतर ऑलरेडी हैं. हम किसी की साइड ना लें, ताकि अगर कोई कॉन्फ्रेंटेशन होती है फ्यूचर में तो हम एज अ मेडिएटर का रोल प्ले करें, बजाय इसके कि हम किसी की साइड ले सकें. ब्रोकरिंग कंटिन्यूस पीस, जैसे अभी सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर जो एंगेजमेंट हुई पीस टॉक्स, उसमें पाकिस्तान ने भी चाइना के साथ कुछ सपोर्ट की इनको निगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए. ज्वाइनिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक अलायंसेस. कौन से इकोनॉमिक अलायंसेस हैं? रशिया, ईरान, चाइना. हम इन इकोनॉमिक अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि यूएस के ऊपर प्रेशर पड़े कि यार ये तो एक सेपरेट एक एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनता जा रहा है, पाकिस्तान इसको इसको ज्वाइन करेगा तो ये पूरा रीजन यूएस के हाथ से निकल जाएगा. तो यूएस पाकिस्तान को वू करेगा, उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगा. तो मे भी हम उसके साथ यूएस के साथ कुछ डिफरेंट तरह की पार्टनरशिप कर सकें. तो हम इन चैलेंजेस को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी. अब अफगान चैलेंज भी है ग्लोबल पॉलिटिक्स में. टेररिज्म थ्रेट. अब टेररिज्म थ्रेट जो है ये एक तरह से इमर्ज कर सकता है फर्दर. अलकायदा के साथ अगर तालिबान का नेक्सस बन जाता है तो दोबारा इस रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, और दोबारा अमेरिका को चांस मिल जाएगा कि इस रीजन के अंदर वापस आए और लुक आफ्टर करे बाकी जो मामला हैं इस रीजन के चल रहे हैं. तो ये दैट इज अ चैलेंज फॉर अस. ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में ये चीज हो सकती है यूएस वर्सेस चाइना में, कि चाइना को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसके बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिस्टेबलाइज करने के लिए दोबारा अफगानिस्तान का में भी इस तरह यूज किया जाए. तो उसमें ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज हो सकता है. उसका सोल्यूशन यही है कि हम अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को लाने की भरपूर कोशिश करें. और वो कैसे करेंगे वो पाक अफगान रिलेशंस में मैं आपको बताऊंगा. अब द टाइम टू एक्ट इज नाउ एंड ऑल स्टेक होल्डर मस्ट कम ऑन बोर्ड. सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है? हमें पाकिस्तान मस्ट रीपोजिशन इटसेल्फ विद अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ वेयर वी वांट द कंट्री टू गो. हमें अपने इंटरेस्ट को, एक ब्रॉडर इंटरेस्ट को डिफाइन करने की जरूरत है, जिसमें आपको फॉरेन पॉलिसी एक्टिवली परस्यू करनी पड़ेगी, जिसमें आपके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का मेन काम है. इसके अलावा हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैपिटलाइज करें, मटेरियलाइज करें और वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके आने की कोशिश करें. ठीक है. इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं? अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं. जब बैगिंग बाउल खत्म होगा तो फिर आप अपने आप को इंटरनेशनली एक सामने लेके आ सकते हैं मेजर प्लेयर में, निगोशिएशन में. अदरवाइज आप आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, या चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, या सऊदीया के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे फॉर योर ऑयल सप्लाईज, चाइना के ऊपर डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए सीपैक के फॉर्म में, यूएस के ऊपर भैया आईएमएफ है मुझे पैसे दे दो. तो हम अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बना पाएंगे. At the same time, our economic policy makers will need to prioritize export-led growth and a healthy external account balance that reduce our dependency on foreign debt. तो ये कैसे पॉसिबल है? इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसको हम मैनेज करें, और कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए लेक्चर जो है वो कल मैं दूंगा आप सबको. तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का जो डायलेमा है वो तब तक ठीक नहीं हो सकता जब हम इंटरनली अपनी चीजों को ठीक नहीं करते, अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं करते. तो दिस थिंग, द फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को खत्म करना, इसका जो वे फॉरवर्ड है वो लाई करेगा आपकी दो चीजों में. एक एक्टिव फॉरेन पॉलिसी में, दूसरा आपका इमर्जिंग इकोनॉमी में. until and unless you don't have
इमर्जिंग स्टेबल इकोनॉमी, आप ग्लोबल जो चीजें चल रही हैं, जो भी मामला चल रहे हैं उसके अंदर एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकेंगे। ब्रिक्स क्यों आपको एंटरटेन कर रहे हैं? आपकी तो इकोनॉमी ऑलरेडी इन डिक्लाइन का शिकार है। यूएस क्यों आपकी बात सुने? आपके पास क्या है यूएस को देने के लिए? ठीक है। इंडिया आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश क्यों करे? आप तो ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी इन फ्रेजाइल फॉर्म में है। सऊदी अरेबिया आपकी बात क्यों माने फॉर इन्वेस्टमेंट? आपके पास तो सिक्योरिटी की सिचुएशन ही नहीं बेहतर। तो हमें अपनी इंटरनली चीजें बेहतर करनी होगी अगर हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है। तो डेट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज का जो टॉपिक मैंने करवाया उसमें से एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जी एनालाइज द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। वही जो फैक्टर्स बताए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी फैक्टर्स, वो आप इसमें डाल दें। उसमें और चीजें बताने की जरूरत नहीं है। यस, इंट्रोडक्शन पे बता सकते हैं कि करंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है इट्स लेड बाय यूएस, बट इट इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। इन इकोनॉमिक फैक्टर्स द डोमिनेंस ऑफ डॉलर इज बीइंग क्वेश्चनड। इन पॉलिटिकल डोमेन, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज रेज्ड अ सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन यूएस हेजेमनी। ठीक है। ऑन सिक्योरिटी पैरामीटर्स, the rise of Chinese technology and the race to control uh, disruptive technology has raised questions on global world order. ये आपका इंट्रोडक्शन में हो सकता है। ठीक है। Evaluate the measures Pakistan could adopt to preserve its national interest in the context of changing global landscape. तो measures कौन से हैं? measures वही होंगे। एक तो आपकी फॉरेन पॉलिसी है जिसको आपको एक्टिव फॉरेन पॉलिसी और रोबस्ट करना पड़ेगा। इसमें आप लिखेंगे कि एक्टिव और रोबस्ट चाहिए, वाई वी नीड इट। फिर इसमें लिखेंगे क्योंकि इन चैलेंजेस को आपने खत्म करने के लिए। दूसरा, आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। वाई यू नीड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? टू प्रिजर्व योर नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि हम बैगिंग बाउल है और हम इस सूरत हाल में किसी कंट्री के साथ बेहतर तरीके से निगोशिएट नहीं कर सकते। और थर्ड थिंग, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर ही आपका जो फोकस होगा वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आएगा, नेशनल इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए आएगा। और फोर्थ थिंग, आपको सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर नहीं है तो कोई भी कंट्री आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और आज काफी ज्यादा मैंने बोला है, आप लोगों ने सुना है। कुछ लोग सो रहे होंगे, अब उठ जाएं क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन आ गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, किसी के क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है, तो आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। और आप बताइएगा कि समझ आया है आज का लेक्चर आप सबको। टाइम आज भी ज्यादा हो गया है। पार्क फेयर का 9 PM पे मैंने शुरू करना है, लेकिन कोई मसला नहीं, आई विल टेक योर क्वेश्चन। जिस चीज के क्वेश्चन हैं वो काइंडली आप पूछ लें। आज का लेक्चर इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेक्चर आपके आने वाले लेक्चर्स की बेसिक्स जो है वो बिल्ड करेगा। यस, इसके अंदर बहुत चीजें आपको नजर आई हैं, लेकिन अगर आज का लेक्चर समझ आ गया तो आगे जो भी लेक्चर्स हम करेंगे वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, हलवा बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चंस आपने करने हैं इस होस्ट वाले जो आपके पास मीटिंग है ना, होस्ट मी लिखा हुआ है, टेक्स्ट हियर फॉर क्वेश्चन, इधर आप क्वेश्चन करें। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया कि जी आईपी पाइपलाइन में यूएस के साथ हम कैसे निगोशिएट कर सकते हैं। तो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बेसिकली एक बहुत ही कंटेंशियस टॉपिक हो गया हमारा, क्योंकि यूएस कहता है आप पे सैंक्शन लगाएंगे, ईरान कहता है आपने नहीं किया तो हम आपको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। तो इसमें कुछ यूएस के साथ हमें गिव एंड टेक करना पड़ेगा, आपको एक्टिव फॉरेन पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, ताकि जिस तरह इंडिया ने वेवर लिया है यूएसए, तो वी शुड टेक सम वेवर, बट इन रिटर्न वी हैव टू प्रोवाइड समथिंग। मे बी वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सीपैक, और मे बी वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन आईएमएफ और आवर ओन सिक्योरिटी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करेंगे, बट देयर शुड बी सम गिव एंड टेक, देयर मस्ट बी। अच्छा, डॉलर, अगर डॉलर हेजिमनी के ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो हम डॉलर हेजिमनी पे पूरे हमारा एक लेक्चर है आगे आएगा, उसमें हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। फैज, आपका ये क्वेश्चन आगे वाले लेक्चर्स में हम इसको एंटरटेन करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो और किसका क्वेश्चन है जी? एहसन, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
At first, I want to say hands down, you are one of the best